नमस्कार, मैं रजनी प्रभा मुजफ्फरपुर बिहार से रचना दर्शन मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते जी। रचना दर्शन के इस मंच पर मैं नमस्कार। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में साहित्य वार्ता के अंतर्गत रचना दर्शन मंच द्वारा प्रारंभ किए गए साक्षात्कार की इस नवीन कड़ी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अत्यंत हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में हमारी अतिथि के रूप में डॉक्टर मुक्ता जी गुरुग्राम से, हरियाणा से वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्य की अनुपम विभूति हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम रचना दर्शन मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और आज हम उनके बारे में वार्तालाप करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनका साक्षात्कार हम करेंगे। सभी दर्शक उनके इस साक्षात्कार से, उनके जीवन के साहित्य अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो मैं अभी पुनः हमारी अतिथि डॉक्टर मुक्ता गुप्ता जी का स्वागत करते हुए मैं बताना चाहूँगा, तो हम पुनः स्वागत करते हैं। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारी अतिथि महोदया से कि हम उनके इस साहित्य जीवन की यात्रा से कुछ जाने, कुछ सीखे, जिससे जो साहित्य के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी ये कहेंगे हम नवोदित लेखक हैं, कवि है, उन सब को उनके अनुभव से ज्ञान मिले और वो जीवन में कैसे साहित्य की यात्रा को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन का विकास करें। तो मुक्ता जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई। हाँ जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपको और आपके इस मंच को साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छी श्रृंखला आपने ये प्रारंभ की है जी। तो जहाँ तक मेरे लेखन का संबंध है, बचपन से ही मुझे पढ़ने और लिखने का शौक रहा। यहाँ तक कि बचपन में जो कुछ पैसे हमें पॉकेट मनी के रूप में मिलते थे, हम उनसे किताबें लेके आते और अगले दिन हम लौटा कर आते थे। और जब मैं महाविद्यालय में जो है एक विद्यार्थी के रूप में रही, उस समय पर भी हम लोगों के उससे कोई भी मैगजीन निकल के नहीं जा सकता था बिना हमारे पढ़े हुए। तो इस तरह से बचपन से ही मैंने लेखन का कार्य प्रारंभ किया और 2007 से मेरी पुस्तकों का प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ और कई वर्ष तक 2 पुस्तकें मेरी हर साल आती रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बचपन से ही इनको लेखन में रुचि थी और जिन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। आजकल के बच्चे देखो किस तरह से इन दूसरी छोटी छोटी चीजों में कितना अपना धन, जो पॉकेट मनी कहते हैं, उसको व्यय कर देते हैं, लेकिन हमारे अतिथि ने छोटी छोटी चीजों को, जैसे मान लो पॉकेट मनी मिली तो उससे भी पढ़ने के लिए किताबें खरीदी और दूसरे दिन वापस लौटा दी। एक तरह से वो जमाना देखो, आजकल तो मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है, पुस्तकें, और फिर भी तो बड़ी अच्छी हमें बात इन्होंने बताई। आगे हाँ जी, जारी रखिए। हाँ जी, तो इस तरह से जब मैंने 2003 में महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला, नया कॉलेज उसकी मैंने स्थापना की थी भिवानी में, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय। 6 वर्ष तक मैं वहां रही और उस समय पर ये महाविद्यालय जो है महिला महाविद्यालय था, तो मुझे बच्चों के साथ जितने उनके पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे,
वो सब आते थे, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। और उनकी जो अंतरंग समस्याएं थी जी कन्याओं की, उनसे मैं रूबरू हुई। तो इस तरह से मैंने जो है बहुत अधिक लिखा है महिला हाँ, लेखन पर। उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके जो है जीवन में किस तरह से आप उनके जो बच्चों के पेरेंट्स से मिलती थी, यही कह रहे हैं ना आप? जी, तो उनकी समस्याएं देखी कि किस तरह से लोग उन समस्याओं को देखते हुए, सामाजिक जो ताना बाना बना हुआ है उसमें जितनी समस्याएं आती हैं उनको देखते हुए इनको लेखन के कार्य में आगे बढ़ने की और जिज्ञासा पैदा हुई। हाँ जी। तो इसी प्रकार से मैंने देखा कि कितना अधिक लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, जी किस तरह से उनको मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। जी और कई बार तो ऐसे हालात भी हुए कि मुझे उन बच्चियों को घर तक भी छोड़ के आना पड़ा। ऐसा ही एक जो है वाक्य मुझे याद आ रहा है कि एक हमारी विद्यार्थी थी बीए सेकंड ईयर की। जी तो वो आई, आते रोती रोती आई सीधा मेरे ऑफिस में। तो मैडम जी, आज तो मेरी घर जाके बहुत पिटाई होगी, हो सकता है मैं कल से कॉलेज भी ना आ सकूं। तो वो रोती जा रही थी, मैं आज घर कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा, जैसे अभी तू बैठ, कॉलेज के बंद होने के बाद मैं चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। तो मैं जो है उन्हें समझाऊंगी, और जबकि ऐसी बात जो है, ये जो हादसा है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। बात इतनी सी थी कि उसका छोटा भाई उसे कॉलेज तक छोड़ने आता था। किसी मनचले ने जा रहे थे, जैसे कोई हाँ बाइक हाँ पे, तो किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया उसको, जी और उसके बाद उसने उसको वहां ही प्रताड़ित किया, कॉलेज तक छोड़ के आया। और फिर उसके मन में इतनी दहशत थी। आखिर में जैसे महाविद्यालय का समय खत्म हुआ तो मैं उसके घर गई। तो वहां का जो दृश्य है मैं आज तक भी भूल नहीं पाई जी कि उसका छोटा भाई पहले तो बहुत बुरी तरह से उससे बोला, फिर माँ आई तो उसने इतने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। तो आखिर में मुझे उन्हें चुप कराना पड़ा, ये कह के कि तुम मेरी उपस्थिति में उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, वैसे तुम उसके साथ क्या करते होगे। तो उसके भाई को भी पूछा, मैंने कहा तुम बड़े हो? कहता नहीं, मैं छोटा हूं। भैया तुम छोटे हो तो तुम्हारी बहन बड़ी है, थोड़ा तो मान सम्मान होना चाहिए। तो मैंने उसको जो है फिर समझाया। मैंने कहा क्या है, 2-3 साल में चली जाएगी अपने घर, तुम लोग मिलने को भी तरस जाओगे। तो इस तरह से आखिर में मैंने उनकी माँ को बहुत समझाया, आपने और समझा उनसे बुझा कर उनके परिवार वालों को आखिर मैंने कहा कि नहीं, इसकी जो है ना पढ़ाई तो कंटिन्यू होनी चाहिए, हाँ आप इसे निरंतर इसका कॉलेज नहीं बंद कराएंगी। तो इस तरह से बहुत से हादसे होते थे। जी और ऐसा ही एक छोटा सा मैं आपको और इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी कि जी उस समय पे क्या हुआ, एक बच्ची की दादी आई हुई थी उसको दाखिला दिलाने। वो जी कहती कि मैडम ये बहुत जिद करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है ना तो आप इसको मेरे पास छोड़ जाओ, आज से ये मेरी बेटी हुई। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी किताबों का फीस का खर्च जो है मैं दूंगी। और इस तरह से वो करती रही। और एक बार ऐसे ही उसको जो है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो उसको जो प्राइज के पैसे मिले, तो वो मैंने देखा कि वो घूम रही थी काफी देर से बाहर। जैसे मैं अपने ऑफिस से निकली, मैडम जी ये पैसे ले लो, आपने मेरी फीस दी थी। इनका बेटा इसलिए नहीं दी थी, ये तुम अपने पास रखो, कहीं तुम्हारे काम आएंगे। तो इस तरह से मैं कम से कम 12-14 लड़कियों की फीस दिया करती थी, और उसके साथ साथ उनकी किताबों के बारे में भी उनकी पूरा प्रबंध कराती थी। और बिल्कुल। मुझे आपने देखा समाज में जितनी किस तरह से बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, कितनी
दूसरी समस्याएं आती है, उन सबको देखते हुए बच्चों को पढ़ने के लिए भी आपने प्रेरित किया, और उस तरह से आप जो है लेखन में भी ऐसी समस्याओं को जोड़ते हुए उनको आपने लेखन की शुरुआत की, जैसा हम समझ पा रहे हैं। हाँ जी राजेंद्र जी, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी, बहुत सारी बातें ये जानना तो चाहेंगे हम, बिल्कुल। जी, गीता और बबीता जो हाँ हमारी प्लेयर्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे अंतर्राष्ट्रीय यहाँ प्लेयर की है कुश्ती। विद्यार्थी रही हैं, मेरे महाविद्यालय में थी। ये अच्छा। उस समय की बात है जब हमारे पास कुछ नहीं होता था। आपको पता ही है, नया गवर्नमेंट कॉलेज खुलेगा तो कितनी फैसिलिटीज होती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने देखा इन बच्चों में कैलिबर है, तो मैंने जो है ना वहाँ पे जो हमारे स्टेडियम के कोच होते थे उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा बेटा आप इनको लेके जाया करो अपने साथ, जहाँ भी खेलने जाना है। तो जी। और इस पर जो है हमारे साथ वाले महाविद्यालय के प्राचार्य थे, उन्होंने बुलाया। मैडम आपको पता नहीं है, कभी कोई हादसा हो गया तो आप तो जेल के अंदर होंगी। मतलब इस तरह से कई बातें होती थी। मैंने कहा देखो, मेरी जो इंटेंशन है, सोच है, वो गलत नहीं है, तो मुझे भगवान पे भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसकी सोच ठीक होती है और भगवान मैं उसकी। ये है जी, मैं इन बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास ना सुविधाएं उपलब्ध हैं, ना कोई कोच है। और इन दोनों के लिए तो हमने जो है वो इनके जो गद्दे होते हैं वो सब भी जो है परचेज करके, इनके फादर आए, मैंने कहा चलो अभी तो आगे विद्यार्थी नहीं है, आप घर पे रखो इनको, और ताकि ये अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और एक दिन फिर ऐसा ही हुआ, 2 साल के बाद ये बच्चियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। वाह जी, बहुत शुरुआत आप सबके कॉलेज से हुई, आप लोगों ने सहयोग किया। देखो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। जब एक बताते ने, जब आधार बना के दे दिया जाता है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं उसका फल उसका समाज को, राष्ट्र को और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखो हमारी बच्चियों ने किस तरह से हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो हम आपको आगे जानना चाहेंगे आदरणीय महोदया जी कि आपको, हमने आपका परिचय पढ़ा तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान आपको किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए मिला, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। ये भी एक सुखद आश्चर्य था जी। क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था। रात के समय पर फोन आता है कि मैडम आपको सम्मानित किया जा रहा है राष्ट्रपति पुरस्कार से। विशेष हिंदी सेवी सम्मान था ये, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार। सुब्रमण्यम तो भारती मुझे पुरस्कार। विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने कहा अरे मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया। तो कहते नहीं, इसके लिए अप्लाई नहीं करना होता, वो खुद ढूंढते हैं ऐसी प्रतिभाओं को, और इस तरह से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो कहते अगले दिन आप अखबार उठाइएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो, जो भी मैंने जिंदगी में काम किया निष्काम भाव से, मुझे भगवान ने उसका बहुत फल दिया। और इससे पहले भी 2003 से 2009 तक मैं महिला महाविद्यालय में प्राचार्य रही। वहाँ की सारी जो है भवन मैंने बनवाया, मतलब पूरा बहुत अच्छे से कॉलेज मेरा एस्टेब्लिश हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा आपका, बहुत सारा कॉलेज बनवाया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आया। जितने महाविद्यालय थे हरियाणा के, 5 साल के टेन्योर में जो है वो नंबर 3 पर था। तो इस तरह से, और इसी का फल जो है मुझे ऐसा मिला कि जब मैंने काम किया तो 2009 मार्च में मैं सेवानिवृत्त हुई, और उसके पश्चात अगस्त में मुझे निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी का भारी बनाया गया। अकादमी हरियाणा की निदेशक भी रही। हाँ जी, 2 साल मैं वहां रही। फिर वहां पर मेरे कार्य को देखते हुए एक नई अकादमी बनाई गई, हरियाणा ग्रंथ अकादमी। उसमें फिर मैंने जो है 3.25 साल वहां काम किया। वहां भी नई अकादमी को जो है मैंने सेटअप किया,
और मैं पहली महिला निदेशक थी हरियाणा साहित्य अकादमी में भी। तो मैं मुझे दर्शकों को तो बताना चाहूंगा कि किस प्रकार अनुपम विभूति हमारे पास है। देखो, पहली वहां पे निदेशक रही जहाँ पे नई अकादमी खोली गई, और राष्ट्रपति पुरस्कार से, जैसे उनके मुखारविंद से अभी आपने सुना, किस तरह से इन्होंने कोई अपने, देखो आज के समय में लोग अप्रोच लगाते हैं और जगह जगह से जानकारी निकाल के अपना कि मेरा नाम उस पुरस्कार के लिए डलवा दिया जाए, लेकिन इनको कुछ पता भी नहीं था। वहां से फोन आता है, इनको सूचना मिलती है कि आपको जो है पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सब साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने, और सामाजिक क्षेत्र में भी मैं कहना चाहूंगा कि कार्य किया। अपने अध्यापन के साथ साथ समस्याओं को, बच्चों की समस्याओं को, उनके पेरेंट्स की समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनकी सहायता की, धन से भी, तन मन धन से सहायता की। तो जब मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं ना, तो समाज, जैसे हम बताते हैं समाज आईना होता है। आप अपने निष्काम भाव से, जैसे अभी बताया हमारी अतिथि ने, निष्काम भाव से आप कार्य करते रहें। समाज देखता है कौन व्यक्ति किस तरह से कार्य कर रहा है, समाज देखता है, राष्ट्र देखता है, सरकार देखती है। तो आपका कहीं ना कहीं जो है उसका कोई सरकार या कोई नुमाइंदा उसका अनुमोदन करता है और आपको चुन लिया जाता है ऐसी कार्य के लिए। तो हम आज अति प्रसन्न है कि ऐसी विभूति हमारे साथ है। मैं इतना जी एक बात और बताऊं, ये जो मुझे ये 2016 में मिला था राष्ट्रपति पुरस्कार, जी जी 2017 में मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने श्रेष्ठ रचना का पुरस्कार मिला मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी से। वो भी ऐसा ही एक चमत्कार ही था। हम लोग वैसे ही फंक्शन में जा रहे थे, बुलाया हुआ था उन्होंने, तो 3 दिन का वहाँ कार्यक्रम था। रास्ते में मेरे पास जो है फोन आता है कि मैडम आपको जो है पुरस्कृत किया जाना है कल, तो आप अगर अपने घर से किसी को लाना चाहें तो साथ ले आइए। मैंने कहा नहीं, मैं तो एकला चलो में ही विश्वास रखती हूँ और मैं तो रास्ते में हूँ अब। तो इस तरह से उसकी सूचना भी मुझे रास्ते में मिली, जबकि मुझे अगले दिन वो पुरस्कार मिला। ऐसे ही राज्यपाल महोदय से मिला वो भी यही। और लगभग 1 शतक पुरस्कार जो है मुझे ऐसे ही सुखद आश्चर्य मिला उनको प्राप्त करके। जी बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। अन्य मैं पढ़ रहा था आपको राज्यपाल जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था। हाँ जी, हाँ। तो बस ये तो प्रभु कृपा मानती हूँ मैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। नहीं, आपके परिश्रम का फल तो है ही जी। जब आप परिश्रम करते हैं तो प्रभु तो साथ होते ही हैं, ऐसा हमारा मानना है जी। तो जी, मैं अब आपकी जो साहित्य यात्रा है उससे हमारे दर्शक किस तरह से लाभान्वित हो और किस तरह से आगे बढ़े, तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा जी आपसे, आज के युग में एक साहित्यकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या या चुनौती क्या है? जहां तक चुनौती का संबंध है वो तो सर्वविदित है, प्रकाशन की समस्या आती है। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो भी लेखक हैं वो पाठक नहीं बनना चाहते, पठन पाठन में देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने बताई है, जो लेखक है वो पाठक नहीं बनना चाहता। वो यही चाहते हैं कि हमारी पुस्तक प्रकाशित हो जाए और अगले दिन ही हमें जो है बहुत सम्मान मिले, हमारी वाहवाही हो। तो ऐसी जब भावना रहती है तो अच्छा साहित्य हमारे सामने नहीं आ पाता है। क्योंकि हमारे दर्शकों को सीखना चाहिए कि हमें पाठक बनना है पहले, उसके बाद हम साहित्य के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू करें, हम आगे बढ़ें जी। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जितना भी हो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। कि भले मेरी जो है 45 पुस्तकें जो हैं आ चुकी हैं, परंतु अभी भी यही लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अभी
तो जो है मेरा सृजन आरंभ भी हुआ है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि मेरे पास घर में कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपना पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। तो एक अध्ययन और लेखन मुझे दोनों याद आ कार्य आप गया करते रहते हैं। कि जब मैं निदेशक थी तो ऐसे ही मेरी 2 पुस्तकों का पहले लोकार्पण हुआ था मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। उसके कुछ समय बाद 2 और आई, तो मैंने कहा चलो वहीं से ही करवाया जाए, हरियाणा भवन से ही। तो बिल्कुल वहां पे उन्होंने मेरे से यही प्रश्न किया, डॉक्टर साहिबा इतना काम है आपके पास अकादमी में, आप लिखती कब हैं? तो मैं कहा ऐसा है कि रात अपनी होती है, तो मैं रात के 11:30 बजे अपना लेखन कार्य प्रारंभ करती हूँ। तो वो देखिए, बड़े हैरान सीखना हुए, चाहिए कहते हमारे मैं दर्शकों को, कितनी कि मैं मेहनत, चाहूँ। कितनी। जी। तो अभी भी चल रहा है। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी 10 पुस्तकें सकारात्मक सोच पे आई हैं, और एक पुस्तक अभी आई थी गहरे पानी पैक्ट। आपको ध्यान होगा कि उस समय पर यही था कि 75 लोगों को जो है इकट्ठा करो, संपादन करो और किताब निकाल दो। तभी मन में आया कि मेरे जो विद्यार्थियों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए उपयोगी आलेख हैं, तो मैंने उनका एक अपनी किताबों का संकलन निकाला। और अब तक 10 किताबें सकारात्मक सोच पे आ चुकी हैं, जिसमें ऐसे मुद्दे भी हैं जो विद्यार्थियों के लिए जो बहुत उपयोगी हैं। समसामयिक मुद्दे भी मैंने उठाए हैं, नारी अस्मिता पे भी, और जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं आजकल की, उन सबको मैंने उसमें लिया है। बहुत तो इस सुंदर। तरह से मैं जानना, इसी कड़ी में जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताई प्रकाशन की समस्या आती है, ये एक समस्या है हमारे साहित्यकारों के लिए, इसके अलावा कुछ और हमें। हाँ जी, बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कुछ सत्य है हमें वही लिखना चाहिए। हाँ, ये मेरा क्योंकि मेरा जो अगला प्रश्न था, ये आपसे यही था कि जो नवोदित हाँ लेखक जी, है, कवि है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो साहित्य अच्छा होगा और यथार्थ पे आधारित होगा, वो मंगलकारी भी होगा, सुंदर भी होगा। उसमें तीनों भाव अपने आप आ जाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जी, जो इस सत्य है भाव वही से हमें लिखना जब चाहिए। जो कुछ हम आसपास अपने देखते हैं, देखते हैं। जब तक हम उसको उसी रूप में अपने पाठकों तक नहीं पहुंचाते, अपनी समस्याओं से हम युवा पीढ़ी को अवगत नहीं कराते, हम उन्हें सुसंस्कार नहीं दे सकते। जी। और यही कारण है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पथ विचलित भी हो रही है, और हम लोग पाश्चात्य में पाश्चात्य की जूठन को स्वीकार कर गर्वानुभूति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसीलिए हम देखते हैं कि साहित्य में इतनी अच्छी रचनाएं होती है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या से क्या लिखना। जैसे आपने, मैं भी हरियाणा से संबंध रखता हूँ, जी आपने भी जी हरियाणा में कार्य किया, तो किस तरह के जो आजकल जो गीत हैं, एक तरह से सामाजिक के, मैं कहूँगा कि सामाजिक एक बुराई की तरह उन गीतों को पता नहीं क्या से क्या प्रचलित कर दिया। जबकि जो अच्छे अच्छे गीत हैं हमारे लेखकों के, बहुत सारे साहित्य हमारे पास है, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसा है जैसे आप जी। अभी कह रहे थे कि जो सत्य है, यथार्थ है, वही लिखेंगे तो हमारे साहित्य की उन्नति होगी, और हम भी, हमारे को भी लाभ मिलेगा। हाँ जी, इसी संदर्भ में मुझे याद आ रही है कि मेरा जो पहला लघु कथा संग्रह आया था मुखरित संवेदनाएं नाम से, जी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ किसी साहित्यकार का, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठ करके वो पढ़ा। तो उनका भाव यही था कि हमने तो सोचा था कि प्रेमचंद युग का अंत हो चुका है, हाँ। परंतु ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे कथाकार हमारे यहाँ पर हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं,
और इसी तरह नीरज जी ने मेरी जो पहली किताब आई थी सकारात्मक सोच की, चिंता नहीं चिंतन, तो लिखा कि ये बहुत आपने बड़ा काम किया है, समाजोपयोगी है, तो आपने जो है ये काम किया है, इसके लिए हमारे बच्चों को जो है बहुत लाभ होगा। तो अच्छा है कि सभी विद्यार्थियों को और सबको जो है इस किताब को पढ़ना चाहिए, ताकि जो वे उन्नति कर सकें। तो इस तरह से ऐसे ऐसे जब कमेंट्स मिलते हैं, नीरज जी ने उस किताब को पढ़ करके मुझे एक पोस्ट कार्ड ही लिखा था, और उस पे जब उनके ये भाव मैंने पढ़े तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, तो इस जब आप तरह से सत्य लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और समाज के लिए लिखते हैं, तो सब लोग जो बड़े लोग हैं, बड़े कवि हैं, बड़े लेखक हैं, उनको कहीं ना कहीं तक वो बातें पहुंचती है और वो आपको शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह से आपको उनका पत्र पोस्ट कार्ड मिला तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। इसी किताब को ना जी राजकुमार जी थे हमारे इलाहाबाद में, तो वो उस किताब को पढ़ने बैठे, कहते कि मैंने पलक नहीं झपकी, पूरी रात जो है मैं उसको पढ़ता रहा। तो बिल्कुल उन्होंने जो बिल्कुल पत्र लिखा था कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा आज क्या हो गया, तुम सो जाओ, 3 बज गए, तो कहते बिल्कुल नहीं, मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है इसको। वही चिंता नहीं चिंतन जिसके बारे में नीरज जी ने लिखा था। तो इस तरह से अच्छा लगता है कि जब बिल्कुल लोग बिल्कुल आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं, वो उनके हृदय को छूती हैं, और उसका प्रभाव जो है हमारे समाज पर, युवा पीढ़ी पर अच्छा पड़ता है। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि हम जो भी लिखें, वो सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हमें अपने समाज का दर्पण के साथ साथ दीपक भी बनना है। हम सिर्फ कितनी बड़ी जो बात है, हमें अपने समाज के साथ साथ दीपक के साथ साथ दर्पण भी बनना है। साहित्यकारों की भाषा में मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। तो मैं आपसे समय का थोड़ा अभाव देखते हुए, मैं एक तो आपने बहुत कुछ लिखा, मैं पढ़ता भी रहता हूँ आपके गीत, गजल, कविताएं। तो जो आपकी प्रिय लेखक हो, कोई प्रिय लेखक या प्रिय कवि, उसकी कुछ पंक्तियां आप गुनगुनाना चाहे, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा, या कोई आपकी रचना जिसको हम सुनना चाहेंगे। चलिए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। जी जी, स्वागत मेरी आपका। किताब आई थी एक आंसू। एक वो आंसू। हमारे समाज में जो वृद्धाश्रम बन गए हैं और कैसी हमारे हाँ, यहाँ बुजुर्गों की दशा है, एक छोटी सी कविता मैंने सोची है। एक उदास शाम। एक उदास शाम। एक उदास शाम, मैली सी चादर ओढ़े पड़ी थी, जैसे कोई बुढ़िया पेट को पांव में दबाए, गठरी सी बनी, सिमटी हुई सो रही हो। लगता था उसे देख खींच रही हो अपनी ओर दामन निराशा का, एक छोर से दूसरे छोर कर रही हो कोशिश छूटने की, अपने अतीत से, स्मृतियों से कर रही हो अपना आंचल छुड़ाने का असफल प्रयास। जी मोह, ममता, वात्सल्य के बंधनों से, माया जाल से कर रही हो चेष्टा वर्तमान में लौटने की, सहर्ष जीने की, परंतु सब प्रयास निष्फल। एक उदास शाम। अरे तो कितना मार्मिक इतना मैं कविता। आपको बताना चाहूँ कि इस जो पुस्तक है एक आंसू, उसकी एक एक रचना, एक एक शब्द जी, हम विवेचन का सुनते। कार्य करता है कि उसे पढ़ करके जो है आंखों से अश्रु प्रवाह होता है अवश्य। तो इस तरह से यही मैं कहना चाहूंगी कि हमें जो है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए,
ये बिल्कुल मुक्तक के साथ मैं जी। अपनी बात प्रकट करती हूँ। मौसम भी बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, मौसम ये भी समा बदलते हैं, दिन बदलता रात है, बदलते हैं। ये समा बदलता है, जज्बात बदलते हैं। वाह। हाँ, ध्यान नहीं आ रही दो पंक्ति। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से बहुत कुछ जो भी मैंने लिखा है सकारात्मक ज्यादा लिखा है, और जितनी मेरी चाहे वो लघु कथा की पुस्तकें हैं, कहानी संग्रह हैं, मुक्तक हैं, गजलें हैं, तो सभी में मैंने एक तो अपने समाज का यथार्थ चित्रण किया। हर कविता में संदेश है, इसीलिए मेरी लघु कथाओं को उन्होंने लघु कथा का नाम ना दे करके एक नया नाम दिया था, भाव कथा, क्योंकि हर लघु कथा एक संदेश प्रेषित करती है। बिल्कुल, तो आपने इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उनकी समस्याओं को देखते हुए सामाजिक समस्याओं को बहुत सारा लिखा है, और दर्शक इनको पढ़ना भी चाहेंगे, पढ़ेंगे भी, हम बता देंगे, इनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मैं आपसे अब अंतिम में ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारा बता भी दिया कि जो नए कवि हैं उनको एक बस 2 लाइन में आप बता दीजिएगा कि जी, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी, पहले तो कामना नहीं करनी चाहिए। जो भी आप काम करें जिंदगी में वो निष्काम भाव से कीजिए, वो फलित होता है। और जो कुछ आपको प्राप्त होता है उसका श्रेय खुद को नहीं, उस प्रभु को दीजिए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी करुणा बात। कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आप जब तक स्व पर राग द्वेष में उलझे रहेंगे, आपका लेखन, आपका चिंतन कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। तो इसलिए यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप लिखते हो, आप तटस्थ भाव से लिखिए। जो सच है सोचिए मत, क्योंकि मैंने आज तक जो भी लिखा है कि जिसको हमारे बच्चे भी पढ़ सके, और उन एक युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो थोड़े हैं और जो हमारी पुस्तकें हैं वो लंबे समय तक उन पर प्रभाव डालें। तो मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं जब लिख लेती हूँ, मैंने कभी फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं किया। मैं चाहकर भी कोई शब्द भी नहीं बदल पाती, क्योंकि मैंने जो भी लिखा फ्लो में लिखा, प्रवाह में लिखती हूँ जी। और इसके लिए मुझे कभी ना सोचना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, इतना लंबा ब्रेक आ जाता है कि मन में कोई ऐसे फ्लो बनता ही नहीं, तो मैं कलम भी नहीं उठाती, चाहे 6 महीने गुजर जाएं, चाहे 4 महीने हो जाएं, और फिर ऐसा एक झरना फूटता है कि फिर दोबारा से वो तारतम्य बन जाता है लिखने का। तो प्रभु से पहले भी, अब मतलब जिंदगी में बहुत साल हो गए, 2003 में जब मैंने कार्यभार संभाला था महिला महाविद्यालय का, तभी ये लगा कि भगवान अब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस इतना है, अंतिम सांस तक मेरी लेखनी चलती रहे कितनी और अच्छी बात है। मैं कुछ ना कुछ कार्य करती रहूं। और आज भी यही मांगती हूँ भगवान से कि हे प्रभु, बहुत कार्य मेरे अधूरे हैं, बहुत कुछ मैं करना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, उस मुकाम पर पहुंचना चाहती हूँ जो मेरे जहन में है, तो उसे जो है मैं पूरा कर पाऊं। यही बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम ईश्वर भगवान से से। प्रार्थना करते हैं, हमारे दर्शकों की ओर से, रचना दर्शन मंच की ओर से, कि आप जो हैं और ढेर सारा लिखें, समाज को आईना की तरह जो उपलब्ध हो, और समाज उसका लाभ ले, राष्ट्र उसका लाभ ले। आप आपकी आयु शतायु हम आशा करते हैं, और आप
अपनी लेखनी को निरंतर चलाते रहें, जिससे हम जैसे नए लोग लाभान्वित होते रहें। अब मैं हमारे दर्शकों से अनुमति लेना चाहूँगा और हमारी जो अतिथि महोदय हैं उनका मैं राजेंद्र आर्य महेंद्रगढ़ हरियाणा से पुनः उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि कभी ना कभी फिर मिलेंगे। और आज बस इतना ही। धन्यवाद। रचना दर्शन मंच। नमस्कार मित्रों, जो भी लेखकगण, कविगण हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी से हमसे संपर्क करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।